Welcome to our channel Broadway Academy. हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव आप सभी का ब्रॉडवे एकेडमी के यूट्यूब चैनल ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा पर स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हमारी जो वीडियो में पिछली वीडियो में जो साउंड की प्रॉब्लम थी वो हमारी टेक्निकल टीम ने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब आपको भविष्य में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली जिसके चलते आपको वीडियो ना मिले, आपको लगातार वीडियो मिली रहेगी। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और देखते रहिए ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। आज का सेशन शुरू करते हैं हम इन शब्दों के साथ। गौर फरमाइएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी किसकी, वर्णमाला से पहले इकाइयों की चर्चा की थी। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि भी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, तो हम उसी से भैया अपना आज पढ़ने वाले हैं। और ये जो अपना टॉपिक है पूरा वर्णमाला से संबंधित होगा। और देखिए, आप देखते रहिए लगातार, क्योंकि वर्णमाला का जो टॉपिक है भाई आप भी जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये काफी बड़ा टॉपिक है और यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, आप बने रहे लगातार, साथ में देखते रहिए। जैसी वीडियो अपलोड हो आप उसको देख लें तुरंत। ठीक है ना, तो आज हम चर्चा करेंगे किसकी भी, वर्णमाला की। ठीक है भैया, वर्णमाला। अब देखो, पिछली वीडियो को जो क्वेश्चन का आंसर था वो आपको इस वीडियो में बिल्कुल मिलेगा। इसी तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा और आप उसका जवाब देते रहेंगे। जो लोग जवाब नहीं देंगे मैं समझूंगा कि उन्होंने वीडियो को अंत तक देखा ही नहीं। अगर वीडियो को अंत तक देखते तो जरूर कमेंट बॉक्स में उनका आंसर होता, चाहे वो सही होता या गलत होता। ठीक है भाई, तो देखिए वर्णमाला क्या होती है, तो सीधी सी बात करते हैं वर्णमाला की। तो हम पहले चर्चा करते हैं भैया कि जो वर्णमाला शब्द है वो किन दो शब्दों के मेल से बना है। तो देखो, ये जो वर्णमाला शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें पहला शब्द है वर्ण और दूसरा शब्द है माला। ठीक है भाई, पहला शब्द है वर्ण और दूसरा शब्द क्या है, माला। जैसा कि इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि भाई वर्ण जो होता है वो एक स्वतंत्र इकाई होती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। ठीक, अब क्या है, माला जैसे कि आप सब जानते हैं, किसी भी तरीके की माला हो सकती है, फूलों की माला हो सकती है या पैसों की, नोटों की माला हो सकती है। तो माला एक ऐसी माला इस तरीके से गठित होती है जिसमें जिस चीज की भी माला होती है, चाहे वो मोतियों की माला हो या फूलों की माला हो या पैसों की माला हो, तो वो माला बहुत ही व्यवस्थित होती है, सुसज्जित होती है और देखने में कैसी लगती है भाई, अच्छी लगती है। तो हम कह सकते हैं भाई वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यह होगी अपनी वर्णमाला की परिभाषा। ठीक, उसके बाद चलते भी वर्णमाला जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो वो वर्णमाला अपने 3 प्रकार की होती है। और वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं चर्चा करते हैं। देखो, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होते हैं स्वर और एक दूसरे कौन से होते हैं भैया, व्यंजन होते हैं। एक स्वर होते हैं और एक कौन होते हैं भाई, व्यंजन होते हैं। किसी भी वर्णमाला में आप देखें, चाहे किसी भी भाषा की वर्णमाला में आप देखें, तो उसमें 2 वर्ण यही मिलते हैं, एक अपना स्वर और एक अपना कौन होते हैं भाई, व्यंजन। चाहे वो अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला हो या भाई आपका उर्दू भाषा की हो या अरबी की, फारसी की, किसी भी भाषा की वर्णमाला हो, उसमें 2 प्रकार के ही वर्ण होते हैं, एक स्वर और दूसरा कौन से होते हैं, व्यंजन। अब देखिए भी वर्णमाला के भेद 3 होते हैं, तो वो किस आधार पर वर्णमाला के 3 भेद होते हैं हम इसकी बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि भी स्वर को व्यक्त करने के 2 तरीके हैं। नहीं पता तो आप जान लीजिए, स्वर को व्यक्त करने के 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है वर्ण का, पहला जो तरीका है वो वर्ण का है और दूसरा जो तरीका है वो मात्रा का है। किसका है बेटा, मात्रा का है। तो हम अपने स्वरों को 2 रूपों में व्यक्त करते हैं, एक तो वर्ण के रूप में व्यक्त करते हैं और एक मात्रा के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर आपको पता हो तो वर्ण का जब हम स्वर को वर्ण के रूप में व्यक्त करते हैं तो ये अपना स्वतंत्र रहता है, ये व्यंजन पर नहीं लगा होता। लेकिन जब हम
मात्रा वाले रूप का प्रयोग करते हैं तो मात्रा वाला जो रूप है वो किस पर लगा होता है, वो व्यंजन पर लगा होता है। मतलब जहां व्यंजन होगा वही मात्रा लगेगी, तो मात्रा केवल किस पर लगती है, व्यंजनों पर मात्रा लगती है। और मात्रा केवल किन वर्णों की लगती है, तो मात्रा केवल स्वरों की लगती है, मात्रा व्यंजनों की नहीं लगती। अभी स्वर और व्यंजनों के बारे में आगे जानेंगे। अभी हम फिलहाल चर्चा कर रहे हैं वर्णमाला अपने 3 प्रकार की होती है, तो क्यों 3 प्रकार की वर्णमाला होती है, हम इस बात की चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए अभी अब मैंने अभी बताया अभी वर्ण के रूप में और एक मात्रा के रूप में ये व्यक्त किए जाते हैं। अब स्वरों का व्यंजनों पर जो हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ने का जो तरीका है, उस तरीके के आधार पर जो वर्णमाला होती है वो 3 प्रकार की वर्णमाला होती है। अब वो वर्णमाला कौन कौन सी 3 प्रकार की होती है, ठीक है, वर्णमाला वो कौन कौन सी 3 प्रकार की होती है। तो नंबर 1 अपना वर्णमाला होती है रूढ़ी वर्णमाला। कौन सी होती है भैया, रूढ़ी वर्णमाला। ठीक, तो नंबर 1 होती है रूढ़ी वर्णमाला, इसके बारे में जानते हैं, इसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो रूढ़ी वर्णमाला होती है, तो सीधी सी परिभाषा बनेगी, आप लिख सकते हैं कि भी जिस वर्णमाला में स्वर अलग और व्यंजन अलग लिखे जाते हैं, मतलब हम स्वरों को अपने व्यंजनों के साथ जोड़कर नहीं लिखते हैं, उसे हम कहते हैं रूढ़ी वर्णमाला। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ी वर्णमाला। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो जितनी भी अपनी जो यूनानी भाषाएं होती हैं, जितनी भी यूनानी भाषाएं हैं, तो यूनानी भाषाओं की जो वर्णमाला होती है वो आपकी रूढ़ी वर्णमाला होती है। जैसा कि हमारा रोमन लिपि है, जैसे कौन सी लिपि है, रोमन लिपि की जो वर्णमाला है। ठीक, अगर आप ये नहीं समझ पाए तो इसको देखिए, मैं हिंदी के शब्दों के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे कि आप जानते हैं, अगर भाई मैं पेरिस लिखूंगा तो हिंदी में हम पेरिस इसी तरीके से तो लिखेंगे, हिंदी में पेरिस हम इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक, अभी हमने जब पेरिस लिखा है तो हमने यहां पर अपने स्वरों के क्या लगाए भाई, मात्रा लगाई कि नहीं लगाई, स्वरों की मात्रा लगाई है। लेकिन अगर हम इन स्वरों की मात्रा ना लगा करके इन्हें हम वर्ण के रूप में व्यक्त करें तो वो वर्णमाला कौन सी हो जाती है, रूढ़ी वर्णमाला होती है। तो हम ये कह सकते हैं जिस वर्णमाला में स्वरों को केवल वर्ण के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे रूढ़ी वर्णमाला कहते हैं, स्वरों को मात्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। अगर इस शब्द को हम रूढ़ी वर्णमाला में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि पै, उसके बाद में ए और रे, छोटी ई और से। इस शब्द को हम इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे अगर हम रूढ़ी वर्णमाला में इस शब्द को हम लिखते हैं तब। बोलो यहां तक की बात समझ में आई? ठीक, तो अब ये हुई अपनी कौन सी भी रूढ़ी वर्णमाला की। ठीक है ना, इसके बाद में बात आती है भैया अपना नंबर 2 पे जो वर्णमाला आती है तो वो अपनी आती है आबूगिदा वर्णमाला। नंबर दूसरी कौन सी आती है, आबूगिदा वर्णमाला। आबूगिदा वर्णमाला आती है। ठीक, अब ये कौन सी वर्णमाला होती है, तो सुनिए इसकी परिभाषा और आप नोट करिए जल्दी से। ठीक, जो भी चीज की आपको कमी लगे आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं ताकि हम उसमें और जो है इंप्रूवमेंट कर सकें। ठीक है ना, जैसे आपने साउंड की प्रॉब्लम के लिए बताया तो हमने उस प्रॉब्लम को क्या भी दूर किया और आशा करेंगे कि भी आप जो है बने रहेंगे हमारे साथ। ठीक, अब आती आबूगिदा वर्णमाला। तो देखो जिस वर्णमाला में स्वरों को व्यंजनों पर जो जोड़ा जाता है वो मात्रा के रूप में भी जोड़ा जाता है और हम कह सकते हैं उनको वर्ण के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। मतलब स्वरों के जो 2 रूप होते हैं तो हम उसमें दोनों रूपों का प्रयोग करते हैं, वर्ण वाले रूप का भी प्रयोग करते हैं और भाई हम मात्रा वाले रूप का भी प्रयोग करते हैं। दोनों रूपों का हम प्रयोग करते हैं जिस वर्णमाला में, तो वही वर्णमाला अपनी होती है आबूगिदा वर्णमाला। और इसका जो आप एग्जाम्पल जान सकते हैं तो जो आपकी देवनागरी की जो वर्णमाला है, ठीक है ना, जो आपकी देवनागरी लिपि मतलब जो हिंदी की जो वर्णमाला है वो अपनी कौन सी है, आबूगिदा वर्णमाला है। तो हमें आज ये पहली बार पता चला होगा कि भी जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं वो किस टाइप की वर्णमाला है, तो उस वो वर्णमाला जो है वो आपकी आबूगिदा वर्णमाला हम पढ़ते हैं। ठीक है,
जैसे अभी मैंने कोई भी शब्द लिखा था, जैसे मान लो मैंने यहां पर देवनागरी लिखा है, तो क्या बताओ मैंने यहां पर स्वरों को मात्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया? अभी किया है, नहीं किया? यहां पर देखो द पर ए की मात्रा लगी है, ब में ए है, न में आ की मात्रा लगी है, ग में ए है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, अभी चर्चा करेंगे आगे। और रे पर हमने बड़ी की मात्रा को लगाया है, ठीक है। अगर मैं कहूं भी बण के रूप में, आप बताइए इसका एग्जाम्पल दीजिए। अगर मैं भी यहां पर शब्द लिख दूंगा ईश्वरी, यहां पर ईश्वरी शब्द लिखा कि नहीं लिखा? तो ईश्वरी शब्द ये मैंने लिखा, तो यहां पर ये जो ई है, तो ये किस रूप में है जरा बोलिए? तो ये है बण के रूप में। और यहां पर ये जो ई है लास्ट में, तो ये है अपनी मात्रा के रूप में। तो परिभाषा बिल्कुल सटीक है कि भी जिस वर्णमाला में हम स्वरों को वर्ण और मात्रा दोनों रूपों में व्यक्त करते हैं, उस वर्णमाला को कहते हैं आबुगीदा वर्णमाला। और अपने जो देवनागरी वर्णमाला है वो आबुगीदा वर्णमाला है। तो हम कह सकते हैं अब जितनी भी अधिकतर जो भारतीय भाषाओं की वर्णमाला है वो कौन सी है भैया? आपकी आबुगीदा वर्णमाला में ही प्रकार में वो आती है, ठीक। नंबर तीसरे में चलते, देखो आगे। नंबर तीसरा है अब्जद वर्णमाला। नंबर तीसरा कौन सा है? अब्जद वर्णमाला। अब्जद वर्णमाला, ठीक है भाई। तो अब्जद वर्णमाला कौन सी होती है? हमने दो वर्णमाला की बात कर ली, एक रूढ़ी वर्णमाला की बात कर ली और एक हमने आबुगीदा वर्णमाला की बात कर ली। अब आती है नंबर तीसरी अब्जद वर्णमाला। तो सुन लो जी इसकी परिभाषा को। तो हमें कहना चाहिए कि भी जिस वर्णमाला में स्वरों को व्यक्त करने के लिए वर्ण भी होते हैं और मात्रा भी होती हैं, लेकिन होता क्या है, हम अगर चाहें तो अगर हम स्वरों की मात्रा ना भी लगाएं तो भी हम उस शब्द को पढ़ सकते हैं, तो भी हम उस शब्द को पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। सेंस के अनुसार हम उस शब्द को यह पता लगा सकते हैं कि ये शब्द हमने क्या लिखा था। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आशुलिपि शॉर्टहैंड जानते हैं तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम सटीक बैठ गई होगी कि भी अब्जद वर्णमाला कौन सी होती है। आप जानते हैं कि शॉर्टहैंड मतलब आशुलिपि में क्या होता है कि भाई आशुलिपि में आपकी मात्रा होती कि नहीं होती? तो आशुलिपि में मात्रा हो तो होती है, लेकिन क्या होता है जब हम स्पीड से लिखना जानते हैं तो हम वहां पर अगर मात्रा ना लगाएं तो भी वो हमारा सेंस के अनुसार सटीक चलता रहता है। तो जो आपका आशुलिपि की वर्णमाला है वो कैसी है? आपकी अब्जद वर्णमाला है। अब ऐसी अरबी और फारसी की वर्णमाला भी है, उसमें मात्राओं की व्यवस्था तो है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम मात्रा ना लगाकर भी हम उस शब्द को लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो आपकी अरबी और फारसी भाषाओं की भी जो वर्णमाला है वो भी किस प्रकार की वर्णमाला के अंतर्गत आती है? अब्जद वर्णमाला के अंतर्गत आती है। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। तो देखिए ये थी भी आपके 3 प्रकार की वर्णमाला। तो आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये तो है नहीं कि इसमें दोबारा नहीं हो सकता, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक, कितनी बार भी आप देख लीजिए इसको, जब तक आपकी क्लियर ना हो तब तक आप देख लीजिए, मैं तब तक आगे चलता हूं। वर्णमाला के 3 प्रकार होते हैं, वो बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। ठीक, अब हमें जो वर्णमाला में पढ़ना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो भाई वर्णमाला के अंतर्गत कौन आते हैं? वर्ण आते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत कौन आते हैं? वर्ण आते हैं। और भी प्रत्येक वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। नंबर 1 होता है स्वर और नंबर 2 होते हैं भैया व्यंजन। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक, तो इसी वे के हम क्या करेंगे भाई, एक एक करके दोनों को भैया पढ़ेंगे, है ना। पहले हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में, ठीक है ना। तो अपना हेडिंग बना लीजिए स्वर। तो अब जो हमें सबसे पहले पढ़ना है, मैं इसको साफ कर देता हूं। वर्णमाला तो हम पढ़ ही रहे हैं तो हमें पता ही है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो अब हमें जो पढ़ना है वर्णमाला के अंतर्गत, तो वो हमें पढ़ना है किसके बारे में भैया? स्वर के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अब हमें जो संपूर्ण जानकारी लेनी है वो स्वर की लेनी है। भी स्वर क्या होता, किसे कहते हैं, भी स्वर कितने स्वर होते हैं, ठीक है। तो इन सब की जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से आप मिलेगी। ठीक, अगर हम बात करें भी स्वर की परिभाषा क्या बनेगी, तो पहले हम स्वर जो है शब्द को तोड़कर देखते हैं कि भी इसका अर्थ क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं। तो ये जो स्वर शब्द है वो आपका बना है किससे भैया?
सु प्लस अर के मेल से बना है, सु प्लस अर के मेल से बना है। और इसमें जो संधि है वो संधि कौन सी बताएंगे भाई? तो इसमें संधि आपकी है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि है। ऊ के स्थान पर कौन आया है? वे आया है, यण संधि इसमें है। अब ये तो हो गया भाई इसके कि भाई किन दो शब्दों के मेल से बना है। अब हम बात करते भी इसकी परिभाषा की। किसकी बात करते भैया? इसकी परिभाषा क्या बनेगी भी? स्वर हम किसे बोलते हैं? परिभाषा। और बता दीजिए। तो देखो परिभाषा क्या है, इनकी बहुत सारी परिभाषाएं बन सकती हैं क्योंकि सबका मत अलग अलग होते हैं परिभाषाएं, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी सबसे मुख्य परिभाषा अगर देखें क्या बनेगी, तो कह सकते हैं भाई जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता, मतलब वायु फेफड़ों से निकलती है और मुख में बिना किसी स्थान पर रुके वो बाहर चली जाती है, तो उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो एक परिभाषा किससे निकल के आई भी? अवरोध से संबंधित आई कि भी अवरोध होता है या नहीं होता है। तो भी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध नहीं होता, तो उन वर्णों को हम क्या कहते हैं भैया? स्वर कहते हैं। नंबर दूसरी परिभाषा यह है कि भी पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र रहते हैं, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने वाले जो वर्ण होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब ये स्वतंत्र होते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्वाश्रित होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्वाश्रित। स्व मतलब अपने पर और आश्रित मतलब निर्भर। जो अपने पर निर्भर रहता है तो उसको बोला जाता है स्वाश्रित बोला जाता है। ठीक, ये परिभाषा हुई। नंबर तीसरी परिभाषा आप इसकी लिख सकते हैं, जिन वर्णों को लिखने के लिए जब हम उन्हें व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं तो मात्रा की आवश्यकता होती है, तो उन वर्णों को भी हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है। नंबर चौथी परिभाषा आप लिख लीजिए, व्यंजनों के जो सहायक वर्ण होते हैं, ठीक है ना, जो व्यंजनों के सहायक वर्ण होते हैं, जो व्यंजनों के सहायक वर्ण होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं भैया? स्वर कहते हैं। ठीक, तो ये सारी परिभाषा होगी किसकी भी? स्वर की परिभाषा हो गई। अब जो भी आपको एग्जाम में मिले आप उसको लगा सकते हैं परिभाषा के अनुसार। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो होगी परिभाषा। अब देख लिए भी हमें बहुत चक्कर कटाते, कहीं पे स्वर आते हैं भाई 4 आती संख्या, कहीं पे 10 आती है, कहीं पर 11 आती है, कहीं पर 13 आती है। तो अगला जो अपना हेडिंग होगा, ये तो परिभाषा हो गई, तो पहले अब हम इसके बारे में जानते हैं, इसकी संख्या, और वहीं पर हमें पता चलेगा कि कौन स्वर होता है और कौन स्वर नहीं होता है। ठीक है, देखते रहिए। अगर हम बात करें हेडिंग बनाने के लिए, तो हेडिंग आप बना सकते हैं स्वरों की संख्या का वर्गीकरण। ठीक है ना, स्वरों की संख्या का वर्गीकरण। अभी हम स्वरों के वर्गीकरण पर नहीं पहुंचे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं भैया? स्वरों के जो संख्या होती है उसमें बड़ा मतभेद होता है, तो हम वहां पर बात करने के भी स्वरों की संख्या किस समय आंसर क्या देना चाहिए वो देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है भैया, तो आपसे अगर ये पूछा जाए भाई मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है या कौन सा मूल स्वर होता है, तो उसकी जो आंसर आप देंगे, उसका आंसर जो देंगे तो उसका आंसर होगा 4। ठीक है ना, तो कह सकते हैं भी मूल स्वर क्या होते हैं भैया? मूल स्वर जो होते हैं, तो मूल स्वर जब भी आपसे पूछेगा तो आपको आंसर देना है बेटा 4। क्या आंसर देना भी? 4 देना है। और ये जो होते हैं वो अपने कौन कौन से होते हैं? एक ए होता है, एक ई होता है, एक ऊ होता है, और एक कौन होता है? रीरी होता है। ठीक, ये 4 जो स्वर होते हैं वो मूल स्वर होते हैं। ठीक, ये मूल स्वर तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ इनको हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। कौन से स्वर बोलते हैं? ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व मतलब जो छोटे वाले होते हैं, इसी बात में हम अभी आगे करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए भाई, ये तो 4 अपनी समझ में आ गए होंगे, आशा करता हूं मैं। नंबर दूसरा आता है, अगर जब भी आपसे पूछा जाए भी उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, ठीक है ना, जब भी आपसे पूछा जाए कि भी ये बता दीजिए कि उच्चारण के आधार पर
कि भी उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं, ठीक है ना, उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं तो उसका आंसर आपको देना है 10। तो उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं भाई, 10 होते हैं, ठीक है। अब ये जो 10 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं, देखो, ठीक है ना, ये 10 कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। अगर हम इन 10 की बात करेंगे तो 10 में हमने इन 3 को लिया है, ये जो अपने छोटे वाले हैं, छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ को लिया है, तो हम कह सकते हैं कि हमने इसमें 3 ये जो लिए हैं, तो ये अपने कौन से स्वर है भैया, ये अपने ह्रस्व स्वर है, ठीक है। ये कौन से हैं, अपने ह्रस्व वाले हैं। मैं इनको लिख देता हूं, जैसे कि यहां से हमने लिया ए और यहां से लिया हमने ई और उसके बाद हमने लिया ऊ, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें कि भी अगले कौन सी इसमें संख्या आने वाली है, तो ये 3 जो ह्रस्व वाले हैं जो छोटे हैं वो तो ये आ गए, और इसमें जो 3 आगे आने वाले हैं ये वाले, तो हम इनको बोलेंगे पूर्ण दीर्घ, इनको हम बोलेंगे पूर्ण दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक है ना। अब पूर्ण दीर्घ में यहां लिख देता हूं, पूर्ण दीर्घ, पूर्ण दीर्घ की अगर संख्या पूछी जाएगी तो आपका आंसर हो जाएगा कितना भैया, 3 हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो ये 3 जो होते हैं तो ये अपना बड़ा आ होता है और बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ होता है, ठीक है ना। बड़ा आ, बड़ी ई और जो बड़ा ऊ होता है तो ये अपने पूर्ण दीर्घ स्वर होते हैं। तो 3 और 3 6 हो गए। अब इसके बाद करते भी जो आगे रह गए कौन से भी अपने, इसमें 4 और रह गए, कौन रह गए, 4 रह गए, क्योंकि 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और 4 अपने ये हो गए, तो कितने हो जाएंगे 10। तो ये वाले जो 4 होते हैं, ये जो 4 होते हैं तो ये होते हैं अपने संयुक्त स्वर। ये कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त स्वरों की जो संख्या होती है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है भी कितनी, 3 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, सॉरी गलत हो गया, संयुक्त स्वरों की जो संख्या होती है 4 होती है। मुझे पूर्ण दीर्घ का ध्यान रहा तो इसलिए ध्यान देंगे, जो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक ए होता है, एक आई होता है और एक ओ होता है और एक औ होता है। ये जो 4 हैं तो ये अपने होते हैं संयुक्त स्वर। भाई किसे कहते हैं संयुक्त स्वर, जान लेते हैं परिभाषा। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, मतलब मिश्रित। तो कह सकते हैं जो 2 स्वरों के संयोग से बनता है उसे कहते हैं हम संयुक्त स्वर बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो बोलो ये 10 संख्या समझ में आ गई, ठीक। अब आपका एक क्वेश्चन यहां पे उठना चाहिए कि भाई ये बताओ कि यहां पे आपने रिरी को क्यों नहीं लिया, आपने रिरी को यहां पर क्यों छोड़ दिया, क्यों का आंसर जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखो ये जो क्यों है ना यहां पर, ये इसका आंसर मैं अब आपको देता हूं। ये जो रिरी है, आप अगर इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण होगा किसके बराबर, री के बराबर होगा। इसका उच्चारण किसके बराबर होगा, री के बराबर इसका उच्चारण होगा। और ये वाली जो छोटी ई है वो हम यहां पर पढ़ चुके हैं, और ये वाला जो र है ये अभी जब आगे व्यंजन पढ़ेंगे तब वहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक। तो इसलिए क्या है, उच्चारण के आधार पर हम रिरी को काउंट नहीं करते हैं, तो संख्या इसलिए अपनी उच्चारण में केवल कितनी रह जाती है, 10 रह जाती है। आपके प्रति एक क्यों का उत्तर मिलेगा, और समझ लीजिए क्यों का उत्तर अगर आपको मिलता है तो मतलब उसमें दम है, पढ़ने वाले में भी और पढ़ाने वाले में भी, ठीक है ना। तो आगे पढ़ते हैं। देखो आप बस हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। और ये मान लीजिए कि अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो आपको पहले से बेटर ही मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप ये सोचो कि यार ये तो अब पता नहीं क्या पढ़ाना शुरू कर दिया इन्होंने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ के देखिए और उसके बाद बताइएगा ना। अगली नंबर तीसरी संख्या पर हम चलते हैं भाई। जहां भी आपसे पूछेगा कि भाई स्वरों की संख्या बताइए, ना तो कुल पूछेगा और ना मूल पूछेगा, ना कुल पूछेगा ना मूल पूछेगा, तब जो उसका आंसर होगा तो वो क्या होगा भाई, 11। क्या होगा भाई, वो आंसर होगा 11, ठीक। कि ये बताइए कि स्वरों की संख्या, ना आपसे कुल पूछेगा ना आपसे
वो मूल पूछेगा, केवल ये पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है भी 11 होती है। अब 11 में कौन कौन होते हैं, तो 11 में अपने 10 स्वर तो जो अभी हम पीछे पढ़ के आए वही होते हैं, और एक इसमें अपना स्वर होता है रिरी का। कौन सा होता है भाई, रिरी को ऐड कर लेते हैं। अब आप कहेंगे भी रिरी को क्यों ऐड कर लेते हैं, क्यों इसलिए कर लेते हैं क्योंकि रिरी को लिखने के लिए मात्रा की आवश्यकता होती है। तो हमने अभी परिभाषा पढ़ी थी कि भी जिन वर्णों को लिखने के लिए मात्रा की आवश्यकता होती है उन्हें भी हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है ना, उनको भी हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो इस बेस पर हम ऐड कर लेते हैं। आप रिरी की मात्रा जानते होंगे, ये कृषि मैंने लिखा, तो यहां पर जो कै पे जो मात्रा है वो रिरी की मात्रा है ना। कभी आप इसको रे की मात्रा समझते हैं बहुत से, तो यहां पर ये हुआ इनका, है ना। चलिए, अब इसके बाद में जो लास्ट संख्या आती है, लास्ट जो संख्या आती है, तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए अभी, या तो पूछेगा आपसे अभी कुल स्वर कितने होते हैं। क्या पूछेगा आपसे, कुल स्वर कितने होते हैं, या आपसे पूछेगा कि भी परंपरागत कितने स्वर होते हैं, या आपसे पूछेगा कि भी बताइए लेखन के आधार पर कितने स्वर होते हैं। या तो कुल स्वर पूछेगा, या परंपरागत स्वर पूछेगा, या लेखन के आधार पर स्वर पूछेगा, और इसका आंसर आपको देना है 13। क्या आंसर देना है, 13 आंसर देना है। अब ये जो 13 है, तो इसमें 11 तो वही होंगे जो हम अभी पीछे पढ़ के आए, 11 तो वही होंगे जो अभी हम पीछे पढ़ के आए, और 2 अपने इसमें ऐड हो गए। कौन से भाई, ये जो 2 ऐड हुए हैं, एक अपना इसमें अंग है और एक अपना इसमें अ है। ठीक है ना, उच्चारण के आधार पर हम इनको भी काउंट नहीं करते। ठीक है, अभी आगे बात बताऊंगा क्यों नहीं करते। अगर हम इसकी बात करें तो ये अपना होता है अनुस्वार। क्या होता है, अनुस्वार बोलते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो हम विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। और भी इनके नाम है, अगर इनके बारे में पूरी जानकारी अभी में से आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता देता हूं नॉलेज के लिए। ये इसके ऊपर बिंदी लगी है, इसके कहां लगी है अभी, ऊपर बिंदी लगी है, तो हम इसको बोलेंगे शीर्ष बिंदु बाण। क्या बोलेंगे अभी, शीर्ष बिंदु बाण, शीर्ष बिंदु बाण। ठीक है, तो शीर्ष बिंदु बाण किसे कहता है, जिसके शीर्ष पर बिंदी लगी हुई हो। अब ये जो इसकी बिंदी लगी है वो इसके साइड में बिंदी लगी है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पार्श्व बिंदु बाण। क्या बोलेंगे भाई, पार्श्व बिंदु बाण बोलेंगे। पार्श्व का मतलब था बगल, जिसके बगल में बिंदु लगा हो तो वो पार्श्व बिंदु बाण होता है, जिसके ऊपर लगा हो तो वो शीर्ष बिंदु बाण होता है। बोलो यहां तक की बात समझ में आई बिल्कुल आपके भी। चलिए, तो ये थी भी आपके स्वरों की संख्या। तो आपको आंसर जो देना स्वरों में, तो अगर आपसे पूछेगा क्या भाई मूल स्वर, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 4। आपसे पूछेगा उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 10 होते हैं। आपसे पूछेगा स्वर कितने होते हैं, तो 11। अगर आपसे पूछेगा कुल स्वर कितने होते हैं, तो 13। अब मैंने आपको एक एक बात बता दी है कि ये जो 4 में कौन आता है कौन नहीं आता, 10 में कौन आता है कौन नहीं आता, और 11 में कौन आता है कौन नहीं आता, ये वाली बात सारी क्लियर है। 13 में कौन आता है कौन नहीं आता, ये भी बात सारी क्या है, क्लियर है। तो आशा करता हूं कि भाई यहां तक आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आया होगा, और आप इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना। अब इससे अगले जो वीडियो में हमें पढ़ना है, तो वो पढ़ना है अभी स्वरों का वर्गीकरण। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी स्वरों की संख्या का वर्गीकरण मैंने आपको बताया है, लेकिन इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। लेकिन उस स्वरों के वर्गीकरण से पहले मैं आपको एक कोड याद करवाऊंगा, और वो कोड आपको याद करके आना है और उसे बिल्कुल जहन में डाल के आना है। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा कि वो स्वरों का कोड क्या है। तो हम पहले अपने स्वर लिख लेते हैं बिल्कुल क्रम से, है ना। तो क्रम से चलते हैं भाई। अपना आता है ए, उसके बाद में आता है आ, उसके बाद आती है छोटी ई, उसके बाद आती है बड़ी ई, उसके बाद आता है ऊ, और उसके बाद में आता है बड़ा ऊ। ठीक है, उसके बाद ए, फिर आई, उसके बाद में आता है ओ, और फिर आता है अपना आऊ। ठीक है, नीचे लिख देता हूं। फिर आता है आऊ, और इसके साथ ही आता है ये जो अंग्रेजी वाला है और जिसको बोलते हैं ना। अब इनका कोड आप जल्दी से लिख लीजिए, कोड क्या है इनका, है ना। तो हो गए स्वर, और आप एक कोड लिख लीजिएगा। इसका कोड 1 है, इसका कोड 2 है, इसका कोड 3 है, इसका कोड 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और ये 0 है।
10 मत समझना, ये क्या होगा 0 होगा। कोड याद कराने का मकसद ये है कि आप कितने भी अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अपने कोड मिक्स करके, ठीक है। संधि पढ़ेंगे तो हम कोड से पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी वर्णमाला इसी तरीके से हम मिक्सअप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।